everyone and welcome back to Mind Review. I'm Sakshi Kaushik and this is Rayleigh series. तो यहाँ पे हम अभी अपने चैप्टर 8 तक पहुंच चुके हैं जो कि है डेवलपमेंट अक्रॉस द लाइफ स्पैन. We've already covered a lot of things in this chapter. If you have missed out on any of the videos, then you can go to the playlist of this Rayleigh series और सारी की सारी पुरानी videos आप easily access कर सकते हैं. So today is part 7 of this chapter और आज के part 7 में हम एक बहुत ही ज़्यादा important theory discuss करेंगे and that important theory is related to Erik Erikson. Okay, ये N नहीं आएगा यहाँ पे. Okay, this is a small error. I'm sorry for that. It's Erik Erikson and Erik Erikson की theory is related to the psychosocial stages of development. So if you all know who is Erik Erikson, he is a neo-Freudian. फ्रॉइडियंस कौन होते हैं भाई? फ्रॉइडियंस वो होते हैं जो फ्रॉइड की थ्योरीज को फॉलो करते हैं. ठीक है. न्यू फ्रॉइडियन कौन होते हैं? न्यू फ्रॉइडियन वो होते हैं जो कभी फ्रॉइड से अग्री करते थे but now they have parted their ways from Freud because they do not agree with their theory now. Okay, so Freud ne, if you guys remember, Freud gave the psychosexual theories or the psychosexual stages of development: oral, anal, phallic, latency and genital, these 5 stages. But Erik Erikson disagreed with this theory of Freud and he said कि नहीं, psychosexual stages नहीं, psychosocial stages होते हैं and development जो है वो continue होती है throughout our lifespan and our society, our culture also has the significant influence on how we develop. So एरिक एरिक्सन ने कुछ 8 स्टेजेस दी हैं हमारी डेवलपमेंट की विच कवर्स द इंटायर रेंज फ्रॉम इन्फेंसी अप अंटिल ओल्ड एज. ठीक है. तो यहाँ पे क्या एक्सप्लेन करा जा रहा है, एम्फेसाइज किया जा रहा है ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ आवर सोशल रिलेशनशिप्स इन डेवलपिंग वंस पर्सनालिटी. कि आपकी जो सोसाइटी में रिलेशंस होते हैं विद योर केयर गिवर्स, विद योर फ्रेंड्स, विद योर टीचर्स एंड everyone around you, those relations they have an impact on how your personality is developed. तो चलो फटाफट से सारे स्टेजेस को कवर कर लेते हैं और इस थ्योरी से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट चीज मैं बताती हूँ आप लोगों को. वो ये है कि एमसीक्यूज में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं क्वेश्चंस इस थ्योरी से रिलेटेड. So 2 things that you have to keep in mind or you have to learn, I must say. जो पहली चीज ये है कि जिस ऑर्डर में मैं ये स्टेजेस आपको पढ़ाने वाली हूँ इसी ऑर्डर में आपको ये याद रखने हैं. ओके, सो कि इन्फेंसी आएगा सबसे पहले, उसके बाद ही टॉडलर बनेगा, उसके बाद ही प्री स्कूल होएगा, फिर ही स्कूल एज आएगा. ऐसा नहीं कि पहले स्कूल एज आ गया. सो यू हैव टू रिमेंबर दीज स्टेजेस इन दिस ऑर्डर ओनली इन विच आई विल बी टीचिंग यू. एंड सेकेंड थिंग इज यू हैव टू रिमेंबर दीज थिंग्स ऑल्सो कि क्या कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है. ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट है तो वो किस स्टेज का है? इन्फेंसी का है. इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट है तो किस स्टेज का है? प्री स्कूल का है. सो यू हैव टू रिमेंबर दिस ऑल्सो because sometimes the MCQs would ask that autonomy versus shame is a crisis faced during which stage according to Erikson. So you should know it is the toddlerhood stage. या फिर प्री स्कूल में क्या क्राइसिस फेस होता है? सो यू शुड नो इट इज इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट. कूल. चलो पढ़ते हैं. तो एरिक एरिक्सन ने जो डेवलपमेंट के प्रोसेस है या थ्योरी है, ही वांटेड टू एक्सप्लेन इट थ्रू अ सीरीज ऑफ क्राइसिस. ही सेड कि हर एक एज और हर एक स्टेज ऑफ लाइफ में हम लोगों को एक क्राइसिस होता है और जब हम वो क्राइसिस रिजॉल्व करते हैं उसके बेसिस पे हमारी पर्सनालिटी बनती है. सो ड्यूरिंग द इन्फेंसी स्टेज, जब एक बच्चा मतलब छोटा होता है, इन्फेंट होता है, तो उसको क्या क्राइसिस आता है? ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट का. कि उस वक्त उसके साथ उसके जो प्राइमरी केयर गिवर्स हैं वो कैसा ट्रीटमेंट कर रहे हैं. डिपेंडिंग अपॉन दैट द इन्फेंट वुड रिजॉल्व दिस क्राइसिस. या तो वो एक ट्रस्ट डेवलप करेगा अपने केयर गिवर्स पे एंड केयर गिवर्स पे ट्रस्ट होगा तो आगे जाके व्हेन द इन्फेंट वुड ग्रो एंड बिकम अ टॉडलर, गो टू प्री स्कूल स्टेज एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, द पर्सन विल ऑल्सो ट्रस्ट द इन्वायरमेंट. पर अगर उसका मिसट्रस्ट डेवलप होगा देन इट विल इम्पैक्ट द फर्दर स्टेजेस ऑल्सो. वो आगे जाके बड़ा होके भी इन्वायरमेंट में ट्रस्ट इतना ज्यादा नहीं कर पाएगा. ओके, सो दिस इज ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट ड्यूरिंग द इन्फेंसी स्टेज. फिर जब बच्चा थोड़ा बड़ा होने लगता है, टॉडलरहुड स्टेज में आता है, अभी तक स्कूल नहीं गया है, टॉडलर ही है, चलना फिरना शायद शुरू किया हो. सो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम द चाइल्ड फेसेस अ क्राइसिस ऑफ ऑटोनॉमी वर्सेस शेम और डाउट.
तो यहाँ पे क्या होता है कि बच्चा कुछ कुछ चीजें अपने आप करने की कोशिश कर रहा होता है. मे बी दे आर ट्राइंग टू गो टू द वॉशरूम बाय देयर ओन, दे आर ट्राइंग टू वॉश देयर हैंड्स और ईट देयर फूड बाय देमसेल्व्स. So at that point of time, are the primary caregivers giving complete freedom to the child to do whatever the child wants, or are they instilling a sense of doubt in them कि नहीं नहीं तुमसे नहीं हो पाएगा, let me help you, no no you cannot just do this, oh what have you done, this is so bad. So are they trying to instill some kind of shame in the child for trying out something? Are they trying to instill a doubt in them, or are they giving the child the freedom, the autonomy to carry out and do whatever they wish to? So depending upon how the treatment is by the primary caregivers, the child might resolve this conflict. हो सकता है वो autonomy में resolve करे और आगे जाके भी फिर वो self confident person रहे, who has trust in their abilities to do something. या फिर हो सकता है वो शेम और डाउट का रूट ले ले, ओके, एंड माइट फील दैट आई एम गुड फॉर नथिंग, आई एम जस्ट नॉट एबल टू डू थिंग्स, राइट. सो दैट इज द स्टेज ऑफ टॉडलरहुड. उसके बाद आपकी प्री स्कूल की स्टेज आती है. प्री स्कूल की स्टेज जिसमें बच्चा बहुत सारे गेम्स खेलना शुरू करता है, ठीक है. द चाइल्ड इज प्लेइंग अ लॉट ऑफ न्यू गेम्स, गोइंग आउट मे बी विद देयर फ्रेंड्स इन द पार्क एंड एवरीथिंग. सो यहाँ पे एक क्राइसिस आता है जिसको हम बोलते हैं इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट, ठीक है. So the child is trying to take a lot of initiative by playing new games, by doing new things and discovering new things in their environment. So is the primary caregiver encouraging that initiative by that child, or is the primary caregiver instilling a sense of guilt in the child कि तुम्हें ये नई नई चीजें करने की कोई जरूरत नहीं है? या फिर इन बच्चे जो होते हैं छोटे, they try to do a lot of experiments. So some parents might encourage those experiments and praise the child, while some parents, they might ridicule the child कि क्या है पूरे घर में पूरा घर गंदा करके रख दिया है एंड ऑल ऑफ दैट. सो बिकॉज ऑफ दैट द चाइल्ड में फील अ सेंस ऑफ गिल्ट कि मैंने तो कुछ गलत कर दिया है. ओके, सो अकॉर्डिंग टू एरिक्सन, प्री स्कूल में जो एक प्री स्कूल की एज में जो एक इंडिविजुअल होता है, जो चाइल्ड होता है, उनको जो क्राइसिस फेस होता है, दैट इज द क्राइसिस ऑफ इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट. सो इफ इट इज रिजॉल्व्ड इन केस ऑफ इनिशिएटिव, तो फिर आगे भी वो अपने नए नए इनिशिएटिव लेने में डरेंगे नहीं. But if it is resolved in case of feelings of guilt, then in future also they will be scared to try out new things. तो अगर आप एक सीरीज देखें, जो प्रीवियस स्टेजेस होती हैं वो भी इन्फ्लुएंस करती हैं आगे आने वाली स्टेजेस को. अगर इन्फेंसी में एक बेसिक सेंस ऑफ ट्रस्ट डेवलप हुआ है, तो इट इज मोर लाइकली कि टॉडलरहुड में भी उनको ऑटोनॉमी की फीलिंग आएगी. ओके, एंड टॉडलरहुड में ऑटोनॉमी आया है तो इट इज मोर लाइकली कि प्री स्कूल में भी इनिशिएटिव की फीलिंग डेवलप हो, because their previous stages have been resolved in the positive aspect. ठीक है, तो ये आपकी फर्स्ट 3 स्टेजेस हुई. नाउ लेट अस मूव फॉरवर्ड. ये तो इन्फेंसी, टॉडलरहुड एंड प्री स्कूल हुआ. अब आपके पास आएगा स्कूल एज, जब बच्चा जो है वो स्कूल में जाना शुरू कर देता है. तो स्कूल एज में क्या होता है? क्राइसिस होता है इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियोरिटी का. सो ड्यूरिंग द स्कूल एज, व्हेन द चाइल्ड इज इन द क्लास, दे आर इंटरैक्टिंग विद अदर पीयर्स आल्सो ऑफ द सेम एज ग्रुप. तो या तो चाइल्ड को एक सेंस ऑफ इंडस्ट्री आएगी कि हाँ, जो चीज बाकी बच्चे कर सकते हैं वो मैं भी कर सकता हूँ. कि अगर कोई सपोज कोई टीचर ने क्वेश्चन पूछा, किसी बच्चे ने आंसर कर दिया और आपको भी उसका आंसर पता था, तो यू आर मोर लाइकली टू फील अ सेंस ऑफ इंडस्ट्री कि यस, आई एम ऑल्सो कम्पिटेंट इनफ. द थिंग्स दैट अदर पीपल कैन डू, माई पियर्स कैन डू, आई कैन ऑल्सो डू दैट. But on the other hand, there is also a feeling of inferiority that some children may face. ठीक है, उनको हो सकता है इंफीरियर फील हो कि यार जो मेरे पियर्स हैं वो मुझसे ज्यादा इंटेलिजेंट है, दे आर केपेबल ऑफ डूइंग अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट आई डोंट इवन नो हाउ टू डू. So depending upon how the classroom environment is, how the teacher is treating the children, how their peer interactions are, the child might resolve this conflict either by having the feelings of industry, feeling competent enough in their skills, or having the feelings of inferiority and scared of not being able to know things that their peers know about. ठीक है, फिर उसके बाद धीरे धीरे बच्चा अपने अडोलेसेंस यानी कि टीन एज में आता है. टीन एज में एक मेजर क्राइसिस जो होता है वो होता है आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन. सो वी ऑल must have gone through our teenage years. Maybe some of you are in your teenage year right now. So teenage, जब आप एक टीनेजर होते हैं तो एक मेजर जो आपकी लाइफ में हर्डल होता है वो ये होता है कि ये
क्वेश्चन का आंसर देना दैट हु एम आई, मैं एक्चुअली कौन हूँ, एम आई द पर्सन हु इज देयर विद देयर फ्रेंड्स, या मैं वो इंसान हूँ जो मैं अपने पेरेंट्स के सामने अपने आप को पोर्ट्रे कर रही हूँ. ठीक है, अगर मेरे फ्रेंड्स कोई चीज कर रहे हैं तो एम आई डूइंग दैट थिंग बिकॉज आई लाइक टू डू इट, और एम आई डूइंग इट अंडर पीयर प्रेशर. सो देर इज अ क्राइसिस ऑफ अंडरस्टैंडिंग योर ओन सेल्फ. इसीलिए अडोलेसेंस में आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन का क्राइसिस होता है. अगर वो चाइल्ड अपने आप को अडोलेसेंट नॉट चाइल्ड, अगर वो टीनेजर या अडोलेसेंट अपने आप को समझ पाता है, दे आर एबल टू अंडरस्टैंड देमसेल्व्स, देयर लाइक्स, देयर डिसलाइक्स, देयर वैल्यूज, देयर बिलीफ सिस्टम एंड एवरीथिंग, देन दे हैव द आइडेंटिटी रेजोल्यूशन ऑफ दिस क्राइसिस, यानी कि उनकी एक कोहेरेंट आइडेंटिटी बन जाती है. But if they remain confused about who they are, what are their likes and dislikes, if they are constantly under peer pressure, they are not able to understand what is it that is their values or their beliefs, then their identity will always remain in a state of confusion. So there will be role confusion. They will not be able to understand who they actually are and what they actually want from life. ठीक है, तो ये क्राइसिस आपकी अडोलेसेंट स्टेज का आ जाएगा. देन वी एंटर इनटू अर्ली अडल्टहुड, जो 20 से 27 ईयर्स का एज ग्रुप, जो अर्ली अडल्टहुड का स्टेज होता है, उसमें क्राइसिस होती है इंटिमेसी वर्सेस आइसोलेशन. सो अडोलेसेंस में तो आप अपने आप को समझने की कोशिश करते हो. अर्ली अडल्टहुड में क्या है, द पर्सन ऑल्सो बिगिंस टू मेक रिलेशनशिप्स विद अदर पीपल. ओके, the romantic relationships also. So during this stage, the crisis that is formed is that, are you as an early adult, are you able to share the intimacy of a relationship with another person? Are you able to share yourself with another person, be comfortable in the presence of another person romantically? ठीक है, तो वहां पे अगर आप वो चीज कर पा रहे हो, तो the stage would be resolved in being comfortable with intimacy, being comfortable with emotional closeness as well. But if you are not able to be comfortable with these things, if you are not able to form a relation with other people during this stage, not feel, because you are not feeling comfortable. ठीक है, डिफरेंस होता है कि कई लोग रिलेशन फॉर्म नहीं करते because they do not want to, because they are focusing on other things in their life. But if you are not forming a relation just because you are not comfortable with that kind of intimacy or that kind of emotional closeness, then the crisis would be resolved in the case of being isolated. That means that you are not in comfort with relations, hence you are remaining isolated. तो अभी तक के stages I hope clear चल रहे हैं. इन्फेंसी में क्या है, ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट. टॉडलरहुड में ऑटोनॉमी वर्सेस शेम और डाउट. प्री स्कूल में इनिशिएटिव लेना है या गिल्ट इंड्यूस हो रहा है बच्चे में. स्कूल एज में आ जाता है कि वो कंपीटेंट फील कर रहा है, इंडस्ट्रियस फील कर रहा है, या फिर इंफीरियर. Adolescence में is identity versus role confusion, and early adulthood is intimacy versus isolation. अब हमारी सिर्फ दो स्टेजेस और बच जाती हैं. वो क्या है, मिडल अडल्टहुड एंड लेट अडल्टहुड और ओल्ड एज. ठीक है, तो मिडल अडल्टहुड में क्या क्राइसिस आता है, क्राइसिस आता है जनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन. नाउ मिडल अडल्टहुड, इफ यू गाइज अंडरस्टैंड, इज दैट स्टेज ऑफ लाइफ जहां पे एक इंसान की फैमिली बन चुकी है, probably they are married, they also have kids, they are doing some kind of a job to earn their living and everything. So at that point of time, does the person feel generative? That means क्या उन्हें productive feel हो रहा है, क्या उन्हें useful feel हो रहा है, that they are able to provide something for their family, do something for their spouse and their children, do something for their parents also. Because middle adulthood वो stage है जहाँ पे वो अपने parents का भी ख्याल रख रहे हैं, अपने बच्चों का भी ख्याल रख रहे हैं, अपने spouse या अपने relationship का भी ख्याल रख रहे हैं, अपने job को भी juggle कर रहे हैं. So they are doing a lot of things at that point of time. So are they feeling generative enough during those things? Are they feeling that they are useful and they are able to do all of these things? या फिर उनको एक sense of stagnation feel हो रहा है, that I'm just stuck in a monotonous routine and I'm not able to do anything for my family. Okay. सो यहाँ पे मिडिल अडल्टहुड में इस टाइप का क्राइसिस होता है. सो डिपेंडिंग अपॉन हाउ द इंडिविजुअल्स प्रीवियस स्टेजेस हैव बीन, हाउ देयर लाइफ इज गोइंग, they might resolve it into generativity, they might resolve the crisis into feeling stagnant, into feeling monotonous and stuck in their life. Finally we have late adulthood, जिसको हम old age भी consider करते हैं, that is 50+ years. तो यहाँ पे क्या crisis आएगा, ego integrity versus despair. So during old age, if you see the people, what the major task is
कि वो रिटायर हो चुके हैं, दे आर नो लॉन्गर डूइंग द जॉब्स दे वर डूइंग ड्यूरिंग मिडल अडल्टहुड, दे आर प्रॉबेबली नो लॉन्गर रिस्पॉन्सिबल फॉर टेकिंग केयर ऑफ देयर चिल्ड्रन बिकॉज अब उनके बच्चे भी बड़े हो चुके हैं एंड दे आर टेकिंग केयर ऑफ देमसेल्व्स. Okay, they might have their spouse, they might not have their spouse at this point of time, and the major task that they are doing is they are looking back at their life, कि उनकी जो लाइफ रही है, उन्होंने जो जॉब की है, जो उनके रिलेशंस रहे हैं एंड एवरीथिंग, हाउ हैव दे बीन, आर दे वर दे एबल टू accomplish all that they wanted to, were they able to fulfill the wishes and the wants that they had, were they able to live their life as they wanted to. So depending upon that, they might resolve their crisis into feeling ego integrity or into feeling despair. तो ego integrity कब feel होगी? ego integrity जब feel होगी जब वो old aged person feel करेगा that yes, my life has been good and जो भी मैंने अपने life में किया है is what I wanted to do and I have lived a good life. I have also provided for my upcoming generations and I have done a good job. तो तब ईगो इंटेग्रिटी की सेंस फील होगी. बट द पर्सन वुड फील अ सेंस ऑफ डिस्पेयर इफ दे आर अनहैप्पी विद द वे दे लिव देयर लाइफ, क्योंकि अब ओल्ड एज आ चुकी है. दे आर मोस्टली they are not in a situation to do a lot of things at this point of time and they feel helpless कि यार मैंने जो जो अपनी लाइफ में किया मुझे वो करना ही नहीं था. I wanted to do some other things, I wanted to do that, probably I wanted to get into a different profession, probably I wanted to give more time to my family, but I was not able to do that. So if they are looking back and reflecting at their life and they feel that they were not good enough or they could not do the things they actually wanted to do, then they would feel a sense of despair. But if they feel that yes, they lived their life on their own terms and whatever they wanted to do they actually did, then the crisis would be resolved into feelings of ego integrity. ठीक है, तो ये है एरिक एरिक्सन की 8 stages of psychosocial development. Let me know in the comment section that at which stage are you right now. क्या crisis आप अभी face कर रहे हो and are you able to resolve that crisis? ठीक है, या still you are into that boat of facing the crisis. So let's keep the video till here, and I've left you guys with a small thought that is of understanding at which crisis you are you able to resolve that crisis or not. Okay, so once you find out the answer to that, feel free to let me know in the comment section. If you do not wish to comment down, you can also reach out via Instagram and let me know over there. The Instagram ID is mindreview1. ठीक है, चलो तो आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं. सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल अभी तक तो मेक श्योर गाइस सब्सक्राइब द चैनल टू गेट मोर साइकोलॉजी रिलेटेड वीडियोस. शेयर इट विद योर साइकोलॉजी मेट्स and like the video if you do like it. We'll meet tomorrow with another concept related to this chapter only. I know chapter 8 थोड़ा ज़्यादा parts का बन रहा है, but that is because this is one of the biggest chapters and important also. मोस्टली आपकी जो सारी डेवलपमेंटल साइकोलॉजी है वो हम कवर कर रहे हैं इस चैप्टर में, तो ये थोड़ा बड़ा होना बनता है एंड आई एम कवरिंग इट इनटू स्मॉल पार्ट्स सो दैट इट डजंट बिकम अ बर्डन ऑन यू. एंड एवरी डे बाय टेकिंग आउट 30 और 40 मिनट्स यू आर एबल टू ऑल्सो रिटेन द इंफॉर्मेशन, नहीं तो क्या हो जाएगा, इंफॉर्मेशन ओवरलोड. ठीक है, चलो देन टेक केयर, हैव अ गुड डे एंड बाय बाय.